Okay, so now I'm going to solve question number 3 of सेशनल एग्ज़ाम 3. ठीक है. अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है एक लूकस सप्लाई फंक्शन. ठीक है. और वो कह रहा है कि वाई टी इज़ इक्वल्स टू वाई बार प्लस बी पी टी माइनस एक्सपेक्टेड प्राइस एट पी टी. वैसे ना ये लूकस सप्लाई कर्व इस तरह करके पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है हमारी सप्लाई कर्व. तो बेसिकली रिलेशनशिप ऐसे होना चाहिए कि व्हेनेवर प्राइस अपनी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होना तो आउटपुट अपने एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होएगी. सो मतलब इससे हम सोच सकते हैं कि अगर यहाँ वाई बार है और यहाँ एक्सपेक्टेड प्राइस है एट टी, तो अगर यहाँ हम आ जाते हैं तो वो आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा. सो इफ़ प्राइस इज़ अबव एक्सपेक्टेड देन योर आउटपुट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अबव एक्सपेक्टेड. ठीक है. सो ये आउटपुट है, ये प्राइस लेवल्स हैं और इसको हम कहते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. और वो कह रहे हैं इसको कहते हैं लूकस सप्लाई. अच्छा, उसने सब कुछ लॉग्स में लिया हुआ है. सो ये सारा कुछ लॉग्स में है. लॉग का आई रिपीट फ़ायदा ये होता है कि जब आप टाइम ट्रजेक्ट्रीज़ बनाते हैं ना, तो यहाँ जब टाइम होता है और यहाँ अगर लॉग ऑफ प्राइस होएगा, उसका फ़ायदा ये होएगा कि जो भी ग्राफ बना हुआ है ना वो आपको ग्रोथ रेट बताएगा. सो इट्स गुड टू बी एबल टू टेल के ग्रोथ रेट क्या है. तो ये जो स्लोप है वो ग्रोथ बताएगी, नेगेटिव ग्रोथ है. या फिर तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ LNP लिख देते हैं ना और यहाँ टाइम लिखते हैं और यूँ स्लोप है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन पॉजिटिव थी. अगर नीचे जा रहा है तो इन्फ्लेशन नेगेटिव थी, बिकॉज इन्फ्लेशन होता क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ प्राइसेस. तो जो स्लोप है ना वो आपको ग्रोथ रेट बताती है. सो इन दैट वे ये जो प्राइस है ना उसके लॉग्स लेना बहुत बेनिफिशियल होता है, बिकॉज डायग्राम्स को रीड करना आसान हो जाता है. ओके. एक उसने ये क्वेश्चन दिया है. फिर उसने कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो प्राइस जो है वो पिछले प्राइस प्लस कोई मॉनेटरी पॉलिसी रूल है. और ये मॉनेटरी पॉलिसी रूल भी उसने बता दिया है इज़ रो एम टी माइनस वन प्लस ई टी. सो जो प्राइसेस हैं वो इस तरह सेट की जा रही हैं. अच्छा, अब बिफोर वी डू पार्ट 1 हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि एंडोजेनस वेरिएबल्स क्या हैं. ठीक है. सो जो एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं वो इसमें वाई टी है. ठीक है. और पी टी है. और क्योंकि हमारा जो पी टी और एम टी भी आपस में एक रिलेटेड हैं, सो देयरफॉर एम टी भी एंडोजेनस है. सो अगर वो आपको कह रहा है ना कि डिराइव द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी टी अंडर रैशनल एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों के ना जवाब जो थे ना इसके इन टर्म्स ऑफ वाई भी थे, इन टर्म्स ऑफ एम भी थे. वो मतलब मेरा कोई पॉइंट ही नहीं है पूरी आपकी सोल्यूशन देखने का, बिकॉज अगर आपका आंसर प्राइस का इन टर्म्स ऑफ मनी सप्लाई आ रहा है या फिर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट आ रहा है, तो फिर वो दैट मीन्स कि वो वैसे भी रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन बनी ही नहीं है. सही है. सो सबसे पहले अब हम ये करना शुरू करते हैं. ठीक है. मेरे पास एक इक्वेशन ये आई है कि जो पहले मैं रिड्यूस फॉर्म निकालती हूँ ना, उसका वाई का निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पी टी की आगे इक्वेशन इज़ पी टी माइनस वन प्लस रो एम टी माइनस वन प्लस ई टी. अगर मैंने एक्सपेक्टेड लिया ऑफ प्राइस एट दिस टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली पिछले टाइम पीरियड पे होनी चाहिए, विच मीन्स कि यहाँ एक एरर है. एक्चुअली ये एरर है. ठीक है. क्योंकि वरना तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्राइस एट टाइम टी इज़ एक्चुअली पी टी, जिसकी वजह से हो जाएगा वाई टी इज़ इक्वल्स टू वाई बार प्लस बी इंटू ज़ीरो. तो वो तो वाई बार हो जाएगा. तो उसके बाद जो कोवेरियंस जो पार्ट 2 में निकाल रहा है वो वाई टी की एम टी के साथ वो तो ज़ीरो आ जाएगी.
तो यहाँ तो एक एरर है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप एरर के हिसाब से करते ना तो 2 लाइनों में आपका आंसर ही आ जाना था और आपको मैंने फुल मार्क्स दे देने थे। बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को नज़र आया कि ये एरर है, ठीक है, और फिर उनने एरर को करेक्ट करके सॉल्व किया। बाकियों को तो नज़र भी नहीं आया कि एरर है और फिर उनने उसके हिसाब से सॉल्व भी नहीं किया। तो मतलब अगर एरर के साथ ही अगर आप आगे लेके जा रहे हो तो फिर आंसर तो सही बताओ ना। खैर, अब यहाँ एक करेक्शन करते हैं कि अगर आपने एरर नहीं पकड़ पाया तो आपकी सोल्यूशन ये होनी चाहिए थी, ठीक है। सो दिस शुड हैव बीन योर सोल्यूशन, ठीक है। एंड इस पे आपको मैं पीनलाइज ना करती बिकॉज ये सर ने एग्ज़ाम में ये टाइपो तो सर की तरफ से था ना, सो आपको यहाँ पीनलाइज ना होना था, आपको मैंने फुल मार्क्स दे देने थे। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने एरर आइडेंटिफाई किया है उनकी बहुत अच्छी बात है कि दे वर एबल टू आइडेंटिफाई। यहाँ क्या है, एक्सपेक्टेड एंड पिछले टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये तो उसी टाइम पीरियड का है तो ये तो ऐसे ही रह जाना है, ये भी उसी टाइम पीरियड का है। ये वाइट नॉइज़ है, ये ज़ीरो हो जाएगा। देयरफॉर जो इनको आपस में माइनस किया तो माइनस किया तो ये पास था, ये लास्ट था, तो क्या हो जाएगा, पी टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी टी एट टाइम टी माइनस 1 इज़ इक्वल टू कैंसिल और सिर्फ क्या रह गया, ई टी रह गया, ठीक है। हेंस मेरी वाई टी की आनी थी वाई बार प्लस बी ई टी, ठीक है। एंड क्या कहते हैं क्या कहना था, हाँ, और डिराइव अब इसका क्या है, डिराइव ई टी माइनस 1 पी टी, ये डिराइव करना था और वो किस चीज़ के बराबर है, पी टी माइनस 1 प्लस रो एम टी माइनस 1, ठीक है। और अब ये हमारा जो है पार्ट 2 में जब हमारा y की वैल्यू निकल गई है, y बार इज़ इक्वल टू ई टी, सो अब हमने कोवेरियंस निकालनी थी। कोवेरियंस निकालनी है y t और एम टी की, ठीक है। सो दैट मीन्स कोवेरियंस निकालनी है y बार प्लस बी ई टी की एम टी के साथ, ठीक है। सो देयरफॉर ये तो कोवेरियंस कांस्टेंट की तो होती नहीं है, राइट। सो कोवेरियंस रहेगी बी ई टी एम टी की एंड बी बाहर चले गया तो कोवेरियंस आ गया एरर टर्म का विथ एम टी, ठीक है। सो अब देखो ना, वो तो हमें एम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी बिकॉज एरर के साथ हम कोवेरियंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जब हमने डाला तो यहाँ हम लिखेंगे रो एम टी माइनस 1 प्लस ई टी, ठीक है। सो दिस विल मेक मोर सेंस। ये बीटा आ गया एंड रो बाहर चले गया, पहले इस तरह कर देते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं, रो कोवेरियंस ऑफ ई टी एंड एम टी माइनस 1 प्लस कोवेरियंस ऑफ ई टी क्या हो जाता है, वेरियंस ऑफ ई टी, सही है। अच्छा, अब ये तो टाइम पीरियड्स ही डिफरेंट हैं, वो एरर है हमारा टाइम पीरियड टी पे और वो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो तो टी माइनस 1, वो टाइम पीरियड्स ही डिफरेंट हैं, देयरफॉर उनकी कोवेरियंस आ जानी है ज़ीरो। सो यहाँ मतलब मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो किया तो ज़ीरो प्लस वेरियंस ऑफ ई, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर आ गया बी वेरियंस ऑफ ई। सो नज़र आ रहा है कि हाँ, आगे क्या पूछना था, एक्सप्लेन वाई सिस्टमेटिक मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अनइफेक्टिव अंडर रैशनल। अच्छा, ये नज़र आ रहा है कि जो हमारा आउटपुट का है ना, देखो ना, कोवेरियंस ऑफ आउटपुट एंड
मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्ट कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सारा का सारा इम्पैक्ट सिर्फ शॉक्स का आ रहा है। सो जब आप चीज़ कोई एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो अनएक्सपेक्टेड है उसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। सो हम ये कह देते हैं कि कोई आसान वर्ड्स में लिखते हैं ना कि जो जो सिस्टमेटिक होता है ना, सिस्टमेटिक भी एक फैंसी वर्ड है। सिस्टमेटिक बेसिकली मीन्स कि जो भी प्रिडिक्टेबल चीज़ होती है, ठीक है। सो वट एवर इज़ सिस्टमेटिक प्रिडिक्टेबल चेंज, ठीक है, इन जो भी मनी सप्लाई कह लो या फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो भी रूल है, ठीक है, वो जो है डज़ नॉट इम्पैक्ट आउटपुट, ठीक है। सिंस जो रैशनल इंडिविजुअल्स हैं ना, वो अपनी एडजस्ट कर देते हैं एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो रैशनल इंडिविजुअल्स एडजस्ट एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली। सही है। और मैंने क्या कहना था, हाँ, सो जो सिर्फ शॉक है ना वो इम्पैक्ट करेगा। सो ओनली अनप्रेडिक्टेड शॉक्स जो हमें नज़र आ रहा है इस ये इम्पैक्ट आउटपुट, विच मीन्स कि अगर आप अनाउंस कर दोगे ना अपनी पॉलिसी, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना आउटपुट के ऊपर, और अनअनाउंस होएगी ना तो उसका इम्पैक्ट आएगा। सो दैट मीन्स सीक्रेटली गवर्नमेंट को मॉनेटरी एक्सपेंशन करना चाहिए विदाउट अनाउंसिंग इट, वरना लोग ऑलरेडी मतलब दे एक्सपेक्ट कि इन्फ्लेशन बढ़ने लगी है तो वो ज़्यादा मांगेंगे सैलरीज़। सो अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो अनअनाउंस्ड या फिर शॉक दो मॉनेटरी पॉलिसी पे, नॉट एन अनाउंस्ड पॉलिसी। दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई बिलीव ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है, या एंड ये फिर अगली वीडियो में बना देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4।